गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा पे, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूँगी, जैसे कि आपको कटरा तक कैसे पहुँचना है, कटरा से भवन तक का सफ़र आप कैसे तय कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, आपको अपना होटल कहाँ पर लेना चाहिए, खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं आपको, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि इस विज़िट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको कटरा तक कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों कटरा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू आना होगा, जिसके लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पठानकोट का पड़ेगा, लेकिन गाइज़ अगर आपको आपके शहर से पठानकोट तक के लिए फ़्लाइट नहीं मिलती है, उस केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहाँ से आपको बस या टैक्सीज मिल जाएंगी जो कि आपको कटरा तक पहुँचा देंगी। एंड गाइज़ अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कटरा तक के लिए काफ़ी सारी डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको आपके शहर से कटरा तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आपको जम्मू आना होगा और जम्मू से आपको नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी होगी कटरा तक के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस और टैक्सीज़ के ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो कि आपको कटरा तक पहुँचा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जम्मू से कटरा करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही काफ़ी सारी लग्जरी बसेस मिल जाएंगी जो कि हर 10 से 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं। और अगर आप ऑर्डिनरी बस प्रेफर करते हैं तो उसके लिए आपको बस स्टैंड जाना होगा, जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड गाइस अगर आप बस से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और आसपास के शहरों से जम्मू या फिर कटरा तक के लिए बसेस की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप बस से भी इजीली कटरा तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि अगर आप दोपहर के बाद कटरा पहुँचते हैं तो उस दिन आपको वहीं पे रूम लेके स्टे कर लेना चाहिए, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको माता के भवन तक की चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब कटरा पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे कटरा में आपको काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो 4-500 से स्टार्टिंग करके 1000-1200 तक के बीच आपको यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ के होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लग्जरी होटल्स प्रेफर करते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको 3000 से 4000 के बीच पड़ जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है धर्मशाला का। तो अगर आप धर्मशाला में रूम लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 100 रुपये से स्टार्टिंग करके 200-300 तक के बीच पड़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कटरा में माँ श्राइन बोर्ड द्वारा प्रोवाइडेड रूम्स की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप श्राइन बोर्ड द्वारा प्रोवाइडेड रूम्स में स्टे करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना होगा, और आपको इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कटरा में बस स्टैंड के ठीक बगल में ही आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके कॉस्ट की बात कर लें तो आपको यहाँ पे 100 से 1500 तक के बीच डॉर्मेट्री और प्राइवेट रूम्स की फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ आके रूम की बुकिंग कराएं तो हो सकता है आपको रूम अवेलेबल ना मिले, इसलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पहले से ही अपने रूम की बुकिंग ऑनलाइन करा के आएँ, और आप अपनी स्क्रीन पे दी गई माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने रूम की बुकिंग करा सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। एंड गाइस बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो यहाँ खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना इजीली मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 80 रुपये से स्टार्टिंग करके 150 रुपये तक के बीच आपको यहाँ वेज थाली आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि माता वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों भवन तक की यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपने लिए यात्रा पर्ची निकलवानी होगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पे ही यात्रा पर्ची काउंटर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने लिए यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको बस स्टेशन से लगा हुआ ही यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपना यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे दी गई श्राइन बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपनी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसके लिए आपको एक भी रुपये अलग से नहीं खर्च करने हैं।
और दोस्तों अब जल्दी से माता का जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं अपनी भवन तक की चढ़ाई को, जिसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे या बुज़ुर्ग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, पिट्ठू, पालकी और घोड़े की सुविधा उपलब्ध है। तो आपके लिए जो भी सूटेबल लगे आपको वो आप विकल्प चुन सकते हैं। एंड गाइस अगर इनके कॉस्ट की बात कर लें तो अगर आप घोड़े से जाते हैं तो उसका किराया आपको 1200 रुपये पर पर्सन एक तरफ का पड़ेगा। वहीं अगर आप पालकी से जाते हैं तो उसका किराया आपको 3200 रुपये पर पर्सन एक तरफ का पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनते हैं तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको कटरा से सांझी छत हेलीपैड तक के लिए अवेलेबल है। और सांझी छत हेलीपैड से भवन तक की दूरी करीब 2 किलोमीटर की है, जो कि आप पैदल भी कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो इसके लिए आपको वहाँ पे घोड़े और पालकी की सुविधा भी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करानी होगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे दी गई श्राइन बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और अगर इसके कॉस्ट की हम बात करें तो कटरा से सांझी छत अगर आप एक तरफ की बुकिंग कराते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको करीब 1800 रुपये प्रति व्यक्ति तक आ जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों तरफ की बुकिंग कराते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको करीब 3600 रुपये प्रति व्यक्ति तक पड़ जाएगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पैदल यात्रा करने के लिए आपके पास 2 मार्ग हैं। पहला है बाणगंगा मार्ग और दूसरा है ताराकोट मार्ग। तो दोस्तों अगर आप बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते हैं तो यहाँ पे आप बाणगंगा के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे माता की चरण पादुका के भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाणगंगा मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस मार्ग पे घोड़े, खच्चर, पिट्ठू और पालकी का काफ़ी ज़्यादा आवागमन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। और ये नया ताराकोट मार्ग स्पेशली पैदल यात्रियों के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको ताराकोट मार्ग से जाना चाहिए और वापसी में लौटते समय आप बाणगंगा मार्ग से होते हुए आइए, ताकि आप वहाँ पे बाणगंगा और माता की चरण पादुका के भी दर्शन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं जो कि पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं और वो घोड़े, खच्चर, पिट्ठू या पालकी से यात्रा कर रहे हैं तो उस केस में आपको बाणगंगा मार्ग ही चुनना चाहिए। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप चाहे ताराकोट मार्ग से जाएं चाहे बाणगंगा मार्ग से दर्शन करने के लिए जाएं, दोनों ही रास्तों पे आपको बहुत सारे भोजनालय, पैरों के मसाज सेंटर, चाय, कॉफ़ी, जूस आदि की सुविधा, विश्राम करने की व्यवस्था और वाटर कूलर देखने को मिल जाएगा। तो आपको दोनों ही मार्ग से यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप बाणगंगा मार्ग से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उस मार्ग पे आपको गुलशन लंगर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे रुक के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहीं अगर आप ताराकोट मार्ग से जा रहे हैं तो इस मार्ग पे आपको श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया एक लंगर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे रुक के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि माता के भवन तक की चढ़ाई में आने वाले कुछ प्रमुख पड़ावों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं तो सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं बाणगंगा के। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माता ने अपने केश धोए थे। एंड गाइस यहाँ पे 2 घाट बने हुए हैं, जिसमें से पहले घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है भक्तों की। तो अगर आप यहाँ स्नान करना चाहते हैं तो आपको दूसरे घाट की तरफ बढ़ जाना चाहिए। एंड इसके बाद गाइस आप यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर दर्शन कर सकते हैं माता की चरण पादुका के। यहाँ पे आपको एक चपटी चट्टान के ऊपर माता के पवित्र चरणों के निशान देखने को मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हुई तो आप कुछ ही मिनटों में यहाँ दर्शन कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पड़ाव है वो है अर्धकुंवारी। और पैदल रास्ते में अर्धकुंवारी लगभग आधे रास्ते पर स्थित है, यानी कि कटरा से अर्धकुंवारी तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है और अर्धकुंवारी से भवन तक की दूरी भी लगभग 6 किलोमीटर की है। और दोस्तों आप चाहे बाणगंगा मार्ग से आएँ चाहे ताराकोट मार्ग से आएँ, दोनों ही रास्तों से आप पहले अर्धकुंवारी ही पहुँचेंगे। एंड गाइस यहाँ अर्धकुंवारी में आप दर्शन कर सकते हैं माता की गर्भजून गुफा के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ की गुफा काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे भक्तों को टोकन देके अलग अलग छोटे छोटे बैचेस में भेजा जाता है अंदर गुफा में दर्शन करने के लिए।
तो आपको यहाँ सबसे पहले अपने लिए एक टोकन ले लेना है। एंड गाइस, वैसे तो नॉर्मल डेज़ में आप 4 से 6 घंटे के बीच यहाँ दर्शन कर लेंगे, लेकिन अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न में आते हैं, जैसे कि नवरात्रि या दशहरे के टाइम पे अगर आप आते हैं, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ 10 से 12 घंटे लगें दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ से टोकन लेके आगे बढ़ जाइए और माता के भवन में दर्शन करने के बाद वहाँ से लौटते समय आप अर्धकुंवारी में दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ अर्धकुंवारी में आपको रुकने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे शैलपुत्री भवन या शारदा भवन में डॉर्मेट्री या रूम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डॉर्मेट्री या रूम दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक काफ़ी बड़ा हॉल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी ठहर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे कंबल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, क्योंकि रात में यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको 100 रुपये में यहाँ कंबल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये 100 रुपये आपके रिफंडेबल होते हैं, यानी कि जब आप कंबल वापस करेंगे तो ये 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे जितने चाहें उतने कंबल ले सकते हैं। लेकिन गाइज़, यहाँ बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप यहाँ अर्धकुंवारी में रुकने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पहले से ही ऑनलाइन रूम की बुकिंग करा के आएँ। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला पड़ाव है हिमकोटी, जो कि नए यात्रा मार्ग यानी कि ताराकोट मार्ग पे अर्धकुंवारी से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से आपको पूरी घाटी का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि आपका मन मोह लेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद आ जाता है सांझी छत, जो कि माता के भवन तक के पैदल रास्ते पर सबसे ऊंचा स्थान है। यानी कि सांझी छत से माता का भवन यानी कि हमारा जो अंतिम पड़ाव है यात्रा का, वो मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको यहीं सांझी छत हेलीपैड पे उतारेगा, जहां से आप पैदल भी माता के भवन तक जा सकते हैं। या फिर अगर आप पैदल चलने फिरने में असमर्थ हैं तो आपको यहाँ घोड़े की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि आपसे 250 रुपये पर पर्सन तक चार्ज करेंगे और आपको माता के भवन तक पहुँचा देंगे। चलिए दोस्तों, अब माता के भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको प्रसाद लेना होगा। तो आपको यहाँ काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और जूते चप्पल उतारने के लिए आपको यहाँ भवन में ही फ्री स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको टोकन दिया जाएगा और जैसे आपको संभाल के रखना होगा। और दोस्तों, अगर आप भवन में ही एक दिन रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको श्राइन बोर्ड के रूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको बुकिंग ऑनलाइन अपनी स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट पे जाकर करवानी होगी। और अगर आपको रूम नहीं मिलता है, उस केस में आप यहाँ पे हॉल में रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैंकेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके लिए आपसे 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट चार्ज किए जाएंगे। और जब आप इन्हें ब्लैंकेट वापस करेंगे तो ये आपके 100 रुपीज़ रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये ब्लैंकेट आपको सिर्फ 12 घंटे के लिए ही मिलेगा, यानी कि रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक के लिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको लाइन में लग के जयकारा लगाते हुए माता के दर्शन करने हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का लेदर का बेल्ट या पर्स या फिर मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है। तो बेहतर होगा आप जहाँ कहीं भी स्टे कर रहे हैं, इसे आप वहीं रूम पे छोड़ के आइए। या फिर यहाँ पे एक लॉक रूम में आपको लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है, आप वहाँ पे अपना ये सामान रख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने और अपनी मनोकामना मांगने के बाद आपको मंदिर के बाहर आ जाना है। और अगर आप यहाँ कुछ देर रुक के भोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके भोजन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बढ़ जाना है भैरव मंदिर की तरफ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और माता के भवन से जो भैरव मंदिर तक की दूरी है वो करीब 2 किलोमीटर की है, यानी कि आपको 2 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़ के जाना होगा। तो अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको घोड़े और रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो 250 से 300 के बीच आपको घोड़े के चार्ज पड़ जाएंगे। और बात करें अगर हम रोपवे के कॉस्ट की, तो वो आपको 100 रुपये राउंड ट्रिप के पड़ जाएंगे। और दोस्तों, भैरव मंदिर में आपका दर्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, करीब आधे घंटे में आप दर्शन यहाँ कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो 2 दिन पर्याप्त है आपके दर्शन करने के लिए। और अगर आप नवरात्रि के टाइम पे आते हैं तो आपको 3 दिन का टाइम लेके आना चाहिए। और अगर आप यहाँ नवरात्रि के टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के टाइम पे आते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और अगर आप मानसून के टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये 3 समय छोड़ के बाकी आप पूरे साल कभी भी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो अगर आप पैदल चढ़ाई चढ़ते हैं उस केस में आपका 3 से 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप घोड़े से जा रहे हैं तो उस केस में आपका खर्चा थोड़ा और बढ़ जाने वाला है। उस केस में आपका 6 से 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं ये खर्चा आपका थोड़ा और बढ़ जाएगा। उस केस में आपको 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और दोस्तों इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं उसके फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और दर्शन करने के लिए जाने तक का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।